हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सिलेबस के ऊपर, वो भी बिल्कुल डीपली वे में कि हम इसमें क्या-क्या सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, किस-किस सब्जेक्ट में हमें क्या-क्या टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं और कितने एक सब्जेक्ट में चैप्टर होते हैं। सभी चीज़ों के ऊपर बिल्कुल डीपली वे में डिस्कस करेंगे। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, जैसे कि इसमें हमारा पहला सब्जेक्ट आता है फार्मास्यूटिक्स। हम आपको बता दें, डी फार्मा फर्स्ट ईयर में ओनली 5 सब्जेक्ट हमें पढ़ने होते हैं। ओनली 5 सब्जेक्ट, ठीक है? 5 ही हमारे एग्जाम होते हैं। फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सोशल फार्मेसी, ठीक है? ये हमारे ओनली 5 सब्जेक्ट होते हैं, राइट? और इन सब्जेक्ट में हमें क्या-क्या पढ़ना होता है, उन सभी चीज़ों के ऊपर भी डीपली डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट है। फार्मास्यूटिक्स फार्मास्यूटिक्स हमें सिखाता है कि मेडिसिन्स कैसे बनाई जाती हैं, क्या प्रोसेस होता है, क्या इंस्ट्रूमेंट लगते हैं। ये कह सकते हैं कि ऑल अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है? मेडिसिन्स की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है, वो सभी चीज़ें हमें फार्मास्यूटिक्स में सीखने को मिलती हैं। देन इसके बाद हमारा जो सेकंड सब्जेक्ट आता है, वो आता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से हमें सीखने को मिलता है कि जो हम मेडिसिन्स बनाते हैं, उनमें किस तरह के केमिकल्स यूज़ होते हैं, वो केमिकल्स कैसे बनते हैं, ठीक है? सभी तरह के केमिकल्स के बारे में हमें जो सीखने को मिलता है, जो हमें पढ़ने को मिलता है, वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है। देन इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है फार्माकोग्नोसी, जिसमें हम पढ़ते हैं कि जितनी भी हमारी आयुर्वेदिक हर्ब्स है, करों ड्रग्स हैं, ठीक है? वो किस तरह से काम करती हैं, ठीक है? क्या उनमें एडल्ट्रेशन होती है? क्या उनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं? क्या फिर उनके ऐसे कह लीजिए बॉटनिकल नेम होते हैं? कौन-कौन से इनमें केमिकल्स पाए जाते हैं? यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक कोरिएंडर या फिर एक जिंजर का एग्ज़ाम्पल लें, ठीक है? जैसे कि हमारे पास एक हर्ब्स है जिंजर, तो जिंजर का क्या बायोलॉजिकल नेम है? जैसे कि जिंजर को जन जैसे कि जिंजर का जो बायोलॉजिकल नेम है, वो जिंजिबर ऑफिसिनालिस होता है। इसकी फैमिली क्या होती है? जिंजिबरेसी। इसमें कौन-कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है? इसके क्या-क्या यूज़ हैं और इसमें ये कौन सी कैटेगरी में आता है, ठीक है? ये मोटी-मोटी चीज़ें हमें फार्माकोग्नोसी में पढ़नी होती है। अगर आपको आम भाषा में बताएँ तो जो भी हमारा घास-फूस है, जो एक आम लैंग्वेज में हम घास-फूस बोल सकते हैं, ठीक है? वो ही सभी चीज़ें पढ़नी होती है। भांग धतूरा में कौन-कौन से केमिकल पाए जाते हैं, जो भी हमारे मसाले हैं, धनिया, जीरा हो गया, सौंफ हो गया, फेनल कहेंगे यहाँ पर हम, ठीक है? वो सभी चीज़ें क्या होती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पर डीपली वे में पढ़ना होता है, बट हम यहाँ पर एक साइंटिफिक वे में सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा आसान सिलेबस है, रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं है। अगर आप थोड़े ध्यान से पढ़ोगे तो आप इसमें बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। हमारा जो इसमें नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें बेसिकली हमें अपनी बॉडी के बारे में ही पढ़ना होता है। हमारे शरीर में कितने ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, कौन से ऑर्गन का क्या काम होता है, ठीक है? सेल्स कैसे बनती है, टिश्यू कैसे बनते हैं। आपको एक छोटा-सा प्रोसेस बताते हैं हमारी बॉडी के बनने का। जैसे कि एक सेल है, जब हमारे शरीर में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मिलते हैं जिनकी स्ट्रक्चर्स और उनकी फंक्शनिंग अलग-अलग होते हैं ना, तो वो एक टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। और जब डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू जिनकी स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग दोनों अलग-अलग हैं, जब वो आपस में मिलते हैं तो एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। और जब डिफरेंट टाइप ऑफ 2 या 2 से ज़्यादा जब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं जिनकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग डिफरेंट होती है, जब वो आपस में मिलते हैं तो क्या बनाती हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और जब ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट जिनकी फंक्शनिंग है और डिफरेंट जिनकी स्ट्रक्चर है, वो आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? हमारी बॉडी बनती है। जैसे कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। हमारी जो सेल्स हो गई, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, यानी कि इसमें ल्यूकोसाइट भी आ गया, आरबीसी भी आ गया, प्लेटलेट भी आ गया, ठीक है? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, सभी की स्ट्रक्चर आपको पता है कि अलग होती है, ठीक है? और सभी की फंक्शनिंग भी अलग होती है, ठीक है? जब ये आपस में मिलती है तो क्या बनाती है? एक टिश्यू बनाती है, ठीक है? और जब डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू लाइक हमारा एपिथेलियल टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, आपको पता है सबके काम भी अलग-अलग होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू का काम कनेक्ट कराना होता है। मस्कुलर टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू को आप सभी जानते हैं, जो हमारी मसल्स है, जो हमारी बॉडी को क्या करती है? मूवमेंट प्रदान करती है, ठीक है? जब ये सभी चीज़ें आपस में मिलती हैं, आप सभी अच्छे से जानते हो कि इनकी स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होती है और इनकी फंक्शनिंग भी डिफरेंट होती है। जब आपस में मिलती हैं तो क्या बनाती है? एक ऑर्गन बनाती है, राइट? अब हमारे पास एक ऑर्गन बन चुका है। फॉर एग्जांपल हम इस ऑर्गन को क्या नाम दें? चलो इसे हम हार्ट नाम दे देते हैं, ठीक है? हार्ट भी हमारी बॉडी का एक ऑर्गन ही है, ठीक है? जब एक ऑर्गन जैसे हमारा बनकर तैयार है, एक ऑर्गन बन गया, अब क्या होगा? अब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन क्या करेंगे? मिलकर क्या बनाएंगे? एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन जिनकी स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग है दोनों डिफरेंट है, जब वो आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और जब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम लाइक हमारे पास
हम एग्जांपल लेते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कौन-कौन से हमारे जो ऑर्गन्स है वो इन्वॉल्व है, हमारा जो लंग्स हो गई वो इन्वॉल्व है, हमारा हार्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, ये हमारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व रहती हैं और हमारे जो ब्लड वेसल्स वगैरह है वो सभी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। ठीक है, जब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? हमारी बॉडी बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से सिंपल तरह से हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। और हमारा जो नेक्स्ट इसमें सब्जेक्ट आता है वो होता है सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी में बेसिकली एक फार्मासिस्ट ये सीखता है कि उसे सोशली लोगों से कनेक्ट करके किस तरह से रखना है, डिसिप्लिन क्या होता है, ठीक है, फैमिली प्लानिंग क्या होती है, और डिफरेंट टाइप ऑफ कुछ डिजीज के बारे में भी यहाँ पर सीखता है, जैसे कि वाटर से फैलने वाली बीमारियां कौन सी हैं। ठीक है जी, और एयर से फैलने वाली बीमारियां कौन सी हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्या है, और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन क्या है, एपिडियोमाइलोजी क्या होता है, बीमारियां कैसे फैलती हैं, ये सभी चीजें यहाँ पर हम सीखते हैं। ये हमारा फर्स्ट ईयर का मोटा मोटा कह लीजिए कि हमारा फर्स्ट ईयर का सिलेबस होता है। अब हम थोड़ा डीपली जाते हैं इसमें कि हमें फार्मास्यूटिक्स में क्या कुछ पढ़ना होगा। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा फार्मास्यूटिक्स का जो सब्जेक्ट है इसमें हम सीखते हैं कि मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, किस तरह के इसमें इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, उनका क्या कुछ फंक्शनिंग रहती है, टैबलेट कैप्सूल कैसे बनाए जाते हैं, और उसके साथ साथ हम कुछ अदर चीजें भी यहाँ पर सीखते हैं, जैसे कि फार्मेसी एज ए करियर, फार्मेसी में अपना करियर कैसे बना सकते हैं, ये चीजें सीखते हैं। फार्माकोपिया क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। फार्माकोपिया आपको पता ही होगा, एक स्टैंडर्ड बुक है जिसमें मेडिसिन के बारे में लिखा होता है कि ये कैसे बनाई जाती है, इसमें कौन सा केमिकल यूज हुआ है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। ठीक है, ये सभी चीजें इसमें हमें पढ़नी होती है। हमारा जो इसमें नेक्स्ट चैप्टर आता है पैकेजिंग वाला आता है। पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, किस तरह से मेडिसिन की पैकेजिंग की जाती है, उसके फायदे और नुकसान क्या है। आपको पता ही होगा प्लास्टिक मटेरियल यूज होता है, मेटल मटेरियल यूज होता है, रबर का मटेरियल यूज होता है, ये कुछ मटेरियल होते हैं जो पैकेजिंग में यूज होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल इट्स क्या होते हैं, यानी कि कलरिंग, फ्लेवरिंग और हमारे एक्टिवेटिंग एजेंट। आपने देखा भी होगा जो हमारी मेडिसिन है वो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर में आती हैं। ठीक है, ऊन ऊन यानी कि मेडिसिन में किस तरह से कलर दिया जाता है, ठीक है, वो सब हम कलरिंग एजेंट के द्वारा देते हैं। आपने देखा भी होगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेवर में भी मेडिसिन आती है, उन सभी को हम फ्लेवर बोल देते हैं, जैसे कि मैंगो फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर। ठीक है, और मेडिसिन आपने देखा भी होगा कुछ कप सिरप होते हैं जो बहुत स्वीट लगते हैं, उनमें हम स्वीटिंग एजेंट डालते हैं इसलिए वो स्वीट बनते हैं। तो यहाँ से सभी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी कि कलरिंग एजेंट क्या होता है, जिनका यूज हम कलर डालने के लिए करते हैं वो कलरिंग एजेंट क्या लेती हैं। फ्लेवरिंग एजेंट क्या होते हैं, जिनका यूज हम मेडिसिन में फ्लेवर डालने के लिए करते हैं, फ्लेवर डालने के लिए करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं। और स्वीटिंग एजेंट क्या होते हैं, स्वीटिंग एजेंट वो होते हैं जिनका यूज हम मेडिसिन में स्वीटनेस लाने के लिए करते हैं, वो हम स्वीटिंग एजेंट कहलाते हैं हमारे। यहाँ पर हम प्रिजर्वेटिव के बारे में पढ़ेंगे, प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर यूनिट ऑपरेशंस के बारे में कि जो हमारी मेडिसिन है उनका साइड रिडक्शन कैसे होता है, इनकी उनका साइज कम हम कैसे कर सकते हैं, साइज सेपरेशन, उन्हें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से किस तरह से उनका साइज हम अलग अलग कर सकते हैं, इसे साइज सेपरेशन बोलते हैं। मिक्सिंग क्या होती है, फिल्ट्रेशन क्या होता है, ड्राइंग क्या होती है, एक्सट्रैक्शन क्या होता है, सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और सभी चीज़ें बहुत ही आसान है, राइट। टैबलेट कैसे बनाई जाती हैं, क्या प्रोसेस होता है, अनकोटेड और कोटेड टैबलेट क्या होती हैं, उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। कैप्सूल्स क्या होते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल क्या होते हैं, क्या इनमें डिफरेंस होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। लिक्विड ओरल प्रिपरेशन क्या है, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ट्रॉपिकल प्रिपरेशन क्या होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ट्रॉपिकल माने तो वो सभी चीज़ें जिनका यूज हम ट्रॉपिकली यूज करते हैं, लाइक जो हमारे क्रीम पाउडर्स हो गए ना, ये सब क्या होते हैं, ट्रॉपिकल होते हैं। लाइक यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ऑइंटमेंट्स हो गई, क्रीम और फेस जेल, ये सब क्या होती हैं, ट्रॉपिकल प्रिपरेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर पाउडर और ग्रेनुल्स क्या होते हैं, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिर स्टेराइल फॉर्मुलेशंस क्या होती हैं, यानी कि जो हमारे इंजेक्टेबल आई ड्रॉप्स और ऑइंटमेंट्स हैं, यानी कि जिनका यूज हम अपनी आंखों में करते हैं, वो सब क्या होते हैं, हमारे स्टेराइल फॉर्मुलेशंस में आ जाते हैं। देन हम पढ़ेंगे फिर यहाँ पर इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल, जो बहुत ज़रूरी है और सभी को ध्यान रखना भी चाहिए, राइट। ये सभी ये छोटा सा एक सिलेबस होता है जिसमें हमें मिक्सिंग विक्सिंग और पैकेजिंग, यूनिट ऑपरेशन और टैबलेट कैप्सूल, ओरल प्रिपरेशन, ये सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पढ़ना होता है। बहुत ही छोटा सिलेबस है, इतना डीप नहीं है, ठीक है। इससे जो डीप सिलेबस होता है वो हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का आता है, बहुत बड़ा सिलेबस है इसका। बट अगर आप इसे साइंटिफिक वे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें इसमें केमिकल्स के बारे में पढ़ना होता है कि जो मेडिसिन हैं उनके जो केमिकल्स हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं, राइट। केमिकल कंपाउंड क्या होते हैं, उन सभी चीज़ के बारे में यहाँ पर पढ़ना होता है। जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इसके स्कोप क्या होता है, ठीक है।
इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का क्या स्कोप है और उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। टाइप ऑफ एरर्स, यहाँ पर हम एरर्स के बारे में पढ़ते हैं, इम्प्योरिटी के बारे में पढ़ते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में पढ़ते हैं और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये 3 चीजें हो गई, थ्योरेटिकल चीजें हैं, ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। 1-2 बार पढ़ोगे तो अच्छे से रट्टा मार लोगे और कभी भूलोगे भी नहीं। नेक्स्ट यहाँ से देखो, थोड़ा सा टेक्निकल अब सब्जेक्ट शुरू होता है यहाँ पर। इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स क्या होती है, हिंदी में बताए तो अकार्बनिक प्रिपरेशन है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, मार्केट प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशंस एंड यूजेस। यानी कि कोई भी हमारे पास केमिकल कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल हम फेरस सल्फेट को ले लेते हैं, यानी कि जो हमारा फेरस सल्फेट रहा ये वाला, ठीक है, ये फेरस सल्फेट है, इसे हमने ले लिया। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, हम इसे कैसे बनाएंगे, राइट, ये हो गया फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। मार्केट प्रिपरेशन, ठीक है, मार्केट में बना दिया। स्टोरेज, कैसे हम इसे स्टोर करके रखेंगे और इसके क्या यूज रहेंगे। ठीक है, ये सभी चीजें हमें इसमें पढ़नी है, बहुत सिंपल चीजें हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें ह्यूमेनेटिक्स का, यानी कि आपको बता दें ह्यूमेनेटिक्स वो मेडिसिन होती हैं जो ब्लड को इंक्रीज करने का काम करती है, यानी कि जो ब्लड बनाने वाली दवाइयाँ होती हैं वो क्या कहलाती है, ह्यूमेनेटिक्स कहलाती हैं। ठीक है, और इसका जो ग्रुप है बिल्कुल सारा का सारा ब्लड बनाने वाला ही ग्रुप है। ठीक है, जैसे कि फेरस सल्फेट हो गया, फेरस फोमोएट हो गया, ये सब क्या करते हैं, ब्लड बनाने का काम करती है। आपको पता भी होगा जो हमारा फेरस सल्फेट, फेरस फॉर्मुलेट प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा यूज की जाने वाली मेडिसिन है। और आप थोड़ा ऐसा समझो कि डॉक्टर ज्यादातर ऐसे यानी कि आयरन बोलकर चलाते हैं कि आयरन और कैल्शियम प्रेगनेंसी में जरूर से यूज करना चाहिए। ठीक है, बस ये वही चीजें हैं। नेक्स्ट देखो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट। ठीक है, वो एजेंट जो हमारे जीआईटी के ऊपर काम करते हैं, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऊपर जो काम करते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट। लाइक एंटासिड्स, एंटासिड्स आप सभी जानते ही हो कि वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिडिटी को कम करने का काम करते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिए गए हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल हो गया। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर भी इन्हें बनाना सीखते हैं कि इसकी प्रिपरेशन क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इन सभी चीजों को हम यहाँ पर सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर ट्रॉपिकल एजेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिकल एजेंट क्या आते हैं, ऐसे एजेंट जिनका यूज हम ट्रॉपिकली करते हैं, यानी कि लोकली करते हैं, अपनी स्किन पर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे क्रीम पाउडर्स, ठीक है, ऑइंटमेंट्स, ये सभी चीजें क्या है, हमारी ट्रॉपिकल प्रिपरेशन है। लाइक सिल्वर नाइट्रेट, इसका यूज आपको पता ही होगा कि बर्न भी किया जाता है। और हाइड्रोजन प्रोक्साइड, ये भी एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है। बोरिक एसिड भी एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर भी एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है। ये सभी चीजें ट्रॉपिकल यूज होने वाली है। डेंटल प्रोडक्ट्स तो आप सभी जानते ही हो कि वो सभी प्रोडक्ट्स जिन्हें हम दांतों में यूज करते हैं, दांतों के लिए यूज करते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, हमारे डेंटल प्रोडक्ट कहलाते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट तो बहुत ज्यादा फेवरेट है, सभी जानते ही होंगे। मेडिसिनल गैसेस कौन सी होती हैं, मेडिसिनल गैसेस ऐसी मेडिसिन जिन्हें हम हॉस्पिटल या फिर मेडिकल में यूज करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, मेडिसिनल गैसेस कहलाती हैं। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया और ऑक्सीजन हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता जो यहाँ पर देखो अच्छे से मेंशन किया गया है, कंटेनिंग अप टू 3 रिंग्स, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें 3 रिंग से जो ऊपर के कंपाउंड होते हैं वो ही हमारे क्या कहलाते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर ड्रग एक्टिंग और नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम के ऊपर जो काम करने वाली दवाइयाँ उनके बारे में पढ़ेंगे। एनेस्थेटिक्स क्या होता है, सेडेटिव क्या होते हैं, एंटी साइकोटिक्स क्या होते हैं, एंटी कन्वल्सेंट क्या होते हैं, एंटी डिप्रेशेंट क्या होते हैं, उन सभी चीजों के बारे में डीपली पढ़ेंगे। एंटी डिप्रेशेंट यानी कि जो डिप्रेशन को कम करते हैं। एंटी साइकोटिक्स जो ये साइकस जो पेशेंट होते हैं, यानी कि जो पागलपन के पेशेंट होते हैं, मेंटल पेशेंट होते हैं, उनमें यूज की जाने वाली मेडिसिन होती है। और सेडेटिव क्या होते हैं, यानी कि ऐसी मेडिसिन जो नींद को इंस्पायर करती है, वो हमारी सेडेटिव मेडिसिन कहलाती है। और एनेस्थेटिक्स जो एनेस्थीसिया के रूप में यूज की जाती हैं, ये सुन करने का काम करती हैं, ऐसा बोल सकते हो आप। और एनेस्थेटिक्स भी 2 टाइप के होते हैं, इतना आपको बता दें, एक लोकली और एक जर्नल। जो जर्नल एनेस्थेटिक्स होता है वो पूरी बॉडी को सुन करता है, और जो लोकल एनेस्थीसिया होते हैं वो सिर्फ लोकल एरिया को सुन करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हम यहाँ पर एडर्नर्जिक एंटागोनिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, कोलिनर्जिक ड्रग एंड रिलेटेड एजेंट के बारे में पढ़ेंगे, और ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ऐसी मेडिसिन जो हमारे हार्ट के ऊपर काम करती हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। एंटी हाइपरटेंसिव यानी कि बीपी को कम करने वाली मेडिसिन आएंगी यहाँ पर। एंटी एंजाइनल, एंटी एंजाइनल में वो मेडिसिन आएंगी जो एंजाइना के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। एंजाइना को आप सभी जानते ही होंगे, हार्ट अटैक आजकल इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि एंजाइना जानना सभी के लिए जरूरी भी है, राइट। जैसे कि आपको बताएं, किसी को चेस्ट में पेन हुआ बहुत ज्यादा, और चेस्ट में पेन होके वो लेफ्ट आर्म में को निकला, यानी कि लेफ्ट बाजू में को दर्द निकला, ठीक है, और ये दर्द बहुत ज्यादा सीरियस होता है, बहुत ज्यादा तेज होता है, राइट।
कि निकल मतलब कि लेफ्ट आर्म को निकला, और कोई बंदा मतलब नॉलेजेबल है, उसने देख लिया कि हाँ ये एंटी, उसने मतलब कि पहचान लिया कि एंजाइना का दर्द है, तो वो क्या करेगा ऐसे केस में, वो कर सकता है कि उसे आइसोसोर्बाइड डाइनिट्रेट, यानी कि जो सोर्बिट्रेट के नाम से एक मेडिसिन मिलती है, उसे वो पेशेंट को दे सकता है। ये एक सिंगल ऐसी मेडिसिन है जिसको मैं सजेस्ट करूंगा कि सभी को अपने फैमिली में रखनी चाहिए। कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है, वैसे जरूरत ना पड़े तो अच्छी बात है, बट अगर इस मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है और आप इसे टाइम पर पेशेंट को दे देते हो, तो जैसे कि एक बार हार्ट अटैक का पेन हुआ है, तो जैसे आपने मेडिसिन उसे दे दी, तो यहाँ पर हमें कुछ टाइम मिल जाता है पेशेंट को अच्छे हॉस्पिटल में ले जाने का। ठीक है, इतना काम कर दिया ये बस। और हम डायूरेटिक के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। डायूरेटिक्स वो मेडिसिन होती हैं, आपको पता ही है, ऐसी मेडिसिन जो क्या करती है, यूरिन फ्लो को इंक्रीज करती हैं। इसमें फुरोशेमाइड, ये बहुत फेमस दवाई है। और हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, जो भी डायबिटीज में यूज की जाने वाली मेडिसिन है या फिर एजेंट है, वो सभी क्या कहलाते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कहलाते हैं। एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या होता है, यानी कि एनाल्जेसिक वो मेडिसिन होती है या फिर वो एजेंट होते हैं जो पेन को कम करने का काम करते हैं, यानी कि दर्द को कम करने का काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारी एनाल्जेसिक। और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट क्या होते हैं, जो इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करते हैं। ठीक है, वो सभी यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, एस्पिरिन, डाइक्लोफेनिक, आइबुप्रोफेन, पाइरोक्सिकैम। ठीक है, ये सभी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। पैरासीटामोल जो बहुत पॉपुलर है, और एसिक्लोफेनिक। ठीक है जी, ये हमारी क्या होती हैं, एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट होते हैं। एंटी इन्फेक्टिव एजेंट नेक्स्ट आते हैं, जैसे कि एंटी फंगल हो गया, जिन्हें हम दांत खाज खुजली में यूज करते हैं दवाइयों को, वो हमारी क्या कहलाती हैं, एंटी फंगल मेडिसिन कहलाती है। और एक किसी कैटेगरी में आती है, हमारी एंटी इन्फेक्टिव एजेंट की कैटेगरी में आती है। राइट, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्टिव एजेंट हो गया, वो मेडिसिन जिन्हें हम यूटीआई की ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। लाइक यूटीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि पेशाब के रास्ते जो इन्फेक्शन हो जाता है, और उस चीज में जो मेडिसिन यूज होती है उन्हें हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्टिव एजेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, नॉरफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन और मोक्सिफ्लोक्सासिन। एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट, यहाँ पर वो मेडिसिन आती हैं जिन्हें हम टीबी के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, यानी कि इथाम्बियोटाल, पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ये कुछ ऐसी दवाइयां हैं, रिफाम्पिसिलिन, जिन्हें हम टीबी के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर एंटी वायरल एजेंट आते हैं, यानी कि जो भी वायरल को ट्रीट करने के लिए दवाइयाँ यूज की जाती हैं, वो एंटी वायरल एजेंट कहलाते हैं। और वायरल को तो सभी अच्छे से जानते ही हो, आज के टाइम में तो इतना फेमस भी हो चुका है कि अगर एक साथ में 4 मच्छर काट ले तो फिर वायरल हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर एंटी मलेरियल मेडिसिन। मलेरिया जो एक बहुत ही अब तो पुरानी बीमारी हो गई है। ठीक है, सभी को जानना ही चाहिए कि मलेरिया क्या होता है, और मलेरिया के ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन यूज होती है वो हमारी क्या कहलाती है, एंटी मलेरियल मेडिसिन कहलाती है। और उसमें कविनीन जो एक मेडिसिन है, ये तो बहुत ज्यादा फेमस है, जिसे हम कुनैन कहते हैं ना, ये एक वही मेडिसिन समझ लीजिए आप, कविनीन। ठीक है जी, बहुत फेमस भी है। नेक्स्ट हम यहाँ पर सल्फोनामाइड्स पढ़ेंगे। सेप्ट्रॉन नाम की एक मेडिसिन आती है जो बहुत पॉपुलर है, सभी लोग शायद जानते भी होंगे। ठीक है, ये इसी ग्रुप की मेडिसिन है वो। ठीक है, और उसमें 2 साल्ट पाए जाते हैं। आप बता सकोगे कि यहाँ पर कि उसमें कौन कौन से साल्ट पाए जाते हैं? एक साल्ट तो हम आपको बता देते हैं कि इसमें सुल्फामेथोक्साजोल एक साल्ट होता है, वो पाया जाता है। अब दूसरा आपको बताना है कि क्या होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स के ऊपर। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, मोटा मोटी हम आपको बता दें, जो हमारी एंटीबायोटिक्स होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोसिस। यानी कि जो हमारी बैक्टीरियोसाइडल मेडिसिन होती हैं, यानी कि बैक्टीरियोसाइडल जो हमारी एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो बैक्टीरिया को किल करने का काम करती हैं, और उसके साथ ही स्पोर्स को भी रिमूव करने का काम करती हैं। ठीक है, और जो हमारी बैक्टीरियो स्टेटिक मेडिसिन होती हैं, वो बेसिकली क्या होती हैं, वो ओनली बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोकती है, ना उसे किल करती है, ना उसके स्पोर्स को कम करती है। आप थोड़ा ऐसा समझ सकते हैं कि ये एक मतलब बहुत ज्यादा हैवी है, और दूसरी कैसी है, दूसरी हमारी लाइट एंटीबायोटिक्स आती है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट को, यानी कि वो सभी दवाइयाँ, फिर वो सभी एजेंट जिन्हें कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, कैंसर की रोकथाम में यूज किया जाता है, वो एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट कहलाते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम डिस्कस करेंगे फार्माकोग्नोसी के सिलेबस के ऊपर, जिसके मैंने आपको बताया था कि फार्माकोग्नोसी में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है, बट जो भी पढ़ना होता है वो हमें साइंटिफिक वे में पढ़ना होता है। अगर आप ऐसे ही इसे थ्योरेटिकल पढ़ोगे तो आप बहुत ज्यादा इसमें खो जाओगे। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ड्रग्स हैं। राइट, तो चलिए फिर हम साइंटिफिक वे में पढ़ लेते हैं। और मोटे मोटी तो इसका सिर्फ यही निचोड़ है कि जो हमारे फार्माकोग्नोसी जो हमारा सब्जेक्ट है, इसमें भी जो चीजें पढ़नी होती है, हमें करोड़ ड्रग्स के बारे में पढ़ना होता है, कच्ची दवाइयाँ क्या होती हैं, ठीक है, कैसे बनाई जाती है, उनमें मिलावट क्या होती है, उनके बायोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं, केमिकल कॉन्स्टेंट उसमें
क्या क्या पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है कोर्स ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस कोर्स विल डिस्कस द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ ड्रग सब्सटेंस डेरिवाइड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, यानी कि जो दवाई हम नेचुरल सोर्स से प्राप्त करते हैं, ठीक है, उन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर पढ़ना होता है। देखो ओकुरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट ऑफ कॉमन phytoconstituent, therapeutic activity and pharmaceutical applications of various natural drug substance and phytoconstituent, biological source, chemical constituent of selected drug and their therapeutic efficiency in common disease and ailments, ठीक है। यानी कि बेसिकली यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी मेडिसिन है, यानी कि कोई भी ड्रग्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम नीम का लें, ठीक है, तो नीम की जो फैमिली होती है वो क्या होती है, और इसमें कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, इसके फिजिकल केमिकल क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है जी, इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर पढ़ना होता है। देखिए अब थोड़ा सा डीपली जानते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर स्कोप के बारे में कि फार्माकोग्नोसिस का क्या स्कोप है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में, ड्रग का क्या क्लासिफिकेशन होता है, हम एल्फाबेटिकली, टोक्सोनोमिकली, मॉर्फोलॉजिकली, फार्माकोलॉजिकली, केमिकली और क्या कीमो टोक्सोनोमिकली, इसने पूरे 6 टाइप से हम इन्हें क्लासिफाइड करते हैं दवाइयों को, यानी कि अल्फाबेटिकली, यानी कि एबीसीडी के अक्षरों के अकॉर्डिंग कहाँ पर मेडिसिन आती है, टोक्सोनोमिकली उसका टेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, मॉर्फोलॉजिकली वो दिखने में कैसे दिखती है, फार्माकोलॉजिकली उसमें कौन कौन से फार्माकोलॉजिकल यानी कि जो भी केमिकल्स वगैरह पाए जाते हैं उनके बेसिस पे, या अगला जो फार्माकोलॉजी वाला पार्ट है हमारा, थोड़ा सा केमिकल वाला पार्ट आ जाता है। केमिकल्स इसमें कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, कीमोटोक्सोनोमिकल जो उनके केमिकल्स हैं उनका क्या क्या यूजेस है, ठीक है, इस टाइप से हम उन्हें क्लासिफाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स, जो हमारी कच्ची दवाई है उनमें क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, यानी कि जो हमारी कच्ची दवाइयाँ हैं उनमें हम एडल्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, हम खुद भी कर सकते हैं, और उनमें आपने देखा भी होगा कि कुछ मौसम की वजह से भी एडल्ट्रेशन इनकी मिलावट हो जाती है। उन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे वोलाटाइल ऑयल क्या होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ठीक है, ये सभी चीजें क्या होती हैं, सभी चीजें डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। और बहुत आसान भी चीजें हैं कि रेजिन क्या होता है, आपने चिपचिपा पदार्थ को देखा होगा ना, उसे रेजिन बोलते हैं। वोलाटाइल ऑयल क्या होता है, ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं, ट्रेपेनोइड्स क्या होते हैं, एल्केलॉइड्स क्या होते हैं, टैनिन क्या होते हैं, और रेजिन क्या होते हैं, सभी चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है सभी चीजों को पढ़ने में, ठीक है। और नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, हमारा जो 5th चैप्टर आता है इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स के बारे में, लाइक, और वो भी बिल्कुल कैटेगरी वाइज, जैसे कि जो हमारी लेग्जेटिव वाली कौन सी मेडिसिन होती हैं जो कवच के रूप में यूज की जाती हैं, लाइक एलोवेरा, कैस्टर ऑयल, इसबगोल, सेना, ठीक है, ये क्या हमारे लेग्जेटिव मेडिसिन है, लेग्जेटिव ड्रग्स हैं ये, ठीक है। और जैसे कि हम एलोवेरा का एग्जांपल ले लेते हैं, फिर कैस्टर ऑयल का एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें इसे किस तरह से पढ़ना होगा। सबसे पहले हमें इसका बायोलॉजिकल सोर्स पढ़ना होगा, राइट। उसके बाद हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से इसमें केमिकल पाए जाते हैं, क्या इसकी फैमिली है, क्या इसके यूज है, बस ये 4 चीजें पढ़नी है, ठीक है। और कैटेगरी वाइज पढ़ोगे आप तो आपके लिए और भी आसान होने वाला है। यानी कि कार्डियोटोनिक्स, जो हमारी हार्ट में ड्रग्स यूज होती हैं हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, वो कौन कौन सी होती हैं। एंटी हाइपरटेंसिव आपने देखा भी होगा, कुछ बीपी को कम करने के लिए भी देसी दवाई आती है, ठीक है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ोगे ना तो आप बहुत सी आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में सीख जाओगे, और आप जो हमारा धनिया, जीरा और जो जिंजर है ना, यानी कि अदरक, उनके आप राइट यूजेस भी सीख जाओगे कि हम इन्हें किन किन बीमारियों में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान जरूर देना। डायूरेटिक्स बस वही सेम है कि जो यूरिन के फ्लो को इंक्रीज करती हैं, वो कौन सी ड्रग्स होती हैं, जैसे कि गोखरू हो गया, पुनर्वा हो गया, ये चीज होती है। एंजाइम में कौन सी दवाई आती है, फार्मास्यूटिकल इट्स क्या है, ठीक है जी, ये हमारा सिलेबस हो गया। और जो हमारी हर्बल कॉस्मेटिक्स हैं वो क्या होती हैं, हर्ब्स एज ए फूड, जो हमारे मतलब हर्ब्स हैं उन्हें हम अपने फूड में किस तरह से शामिल कर सकते हैं, फूड की तरह उन्हें कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़े से डाइटरी फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, बहुत सी सिंपल चीजें हैं जो आप यहाँ पर पढ़ोगे। तो फार्माकोग्नोसी में कुल मिला के ये बात कहने की है कि ज्यादा कुछ नहीं है पढ़ने को, बट जितना है इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और थ्योरेटिकल के साथ साथ टेक्निकल भी है, ठीक है। अगर आप टेक्निकली पढ़ेगी, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप टेक्निकल पढ़ो चीजों को, टेक्निकली चीजों को आप लो तो आप बहुत अच्छी सी चीजें समझ सकते हो, राइट। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर यहाँ टॉपिक, वो सब सॉरी यार, नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट आता है वो आता है हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसे शॉर्ट में एचपी भी बोला जाता है। इसमें हमें क्या कुछ पढ़ना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एचपी बहुत ही आसान सब्जेक्ट है ये,
ये सिंगल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे में सिर्फ हमें खुद की बॉडी के बारे में पढ़ना होता है, हमारी ओवन बॉडी के बारे में पढ़ना होता है कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, हमारी बॉडी की कैसी स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमारे हार्ट का असली काम क्या है, न कि फील करना, बट उसके अलावा कुछ और भी है, ठीक है। हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स है उनके सही काम क्या क्या है, उन सभी चीजों के बारे में आप यहाँ पर पढ़ोगे, उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, उनकी फंक्शनिंग क्या है। दो चीजें बस जो आप यहाँ पर सीखने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर सीखोगे कि स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का क्या स्कोप है, ठीक है। नेक्स्ट आप पढ़ोगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल की क्या स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आप पढ़ोगे टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर में कितने टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं, लाइक एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस, ठीक है। ये कितने टाइप के हमारे बॉडी में टिश्यू पाए जाते हैं और इनके फंक्शनिंग क्या क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर ओसियस सिस्टम के बारे में, ठीक है, हमारी जो हमारा शरीर है उसमें कितने टाइप की बोन पाई जाती है, ठीक है, उनकी लंबाई चौड़ाई सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से जानेंगे। देन हम पढ़ेंगे फिर क्लासिफिकेशन टाइप्स एंड मोमेंट ऑफ जॉइंट, ठीक है, हमारे जॉइंट्स है उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और आपने देखा भी होगा कुछ जॉइंट डिसऑर्डर भी होते हैं, ठीक है, उन चीज़ों को भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे, जैसे कि रूमेटोइड अर्थराइटिस हो गया, ठीक है, कुछ इस टाइप के। और देन हम पढ़ेंगे हीमोपोइटिक सिस्टम के बारे में, यानी कि जो हमारा ब्लड बनाने वाला सिस्टम है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे, ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, ब्लड कैसे बनता है, उसे बनाने का क्या प्रोसेस होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स क्या होती हैं, और मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग क्या है। आपने देखा भी होगा जब किसी के भी थोड़ी या फिर बहुत ज्यादा चोट लग जाए तो कुछ देर के बाद ब्लड खुद में खुद ही क्लॉट होना शुरू हो जाता है, और जो वहां पर लेयर बनती है वो फाइब्रिन की लेयर होती है, ठीक है। ये किस तरह से बनती है, इसका प्रोसेस क्या होता है, वो भी आप यहाँ पर सीखोगे। डिफरेंट इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप की हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस होती है। आप सभी को एक बात तो पता ही होगा कि हम सभी के जो ब्लड ग्रुप है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है, बट वो बात अलग है कि हमारी फैमिली के ब्लड ग्रुप हमसे सेम होते हैं, ठीक है, और वो होने भी चाहिए, नहीं तो आप अपने बाप के औलाद नहीं कहलाओगे फिर। नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, ठीक है, उसकी कंपोजिशन, उसकी फंक्शनिंग, और वो किस तरह से फॉर्मेटेड होता है, इन सभी चीजों के बारे में आप यहाँ पर डीपली जानोगे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन के बारे में यहाँ पर पढ़ोगे। और एक चीज आपको स्प्लीन के बारे में बताया था, हमारी जो बॉडी का या फिर सेल्स का जिसे हम कब्रिस्तान कह सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से जाता है कि सेल का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो जो सेल का कब्रिस्तान कहा जाता है वो स्प्लीन को ही कहा जाता है, ठीक है। जो हमारी बॉडी की डेड सेल होती हैं वो स्प्लीन के अंदर जाकर इकट्ठा होती हैं, ठीक है, यहीं पर वो दफन होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर कार्डियोस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और कार्डियोस्कुलर सिस्टम में आप अच्छे से पढ़ोगे कि हाँ एक्चुअली में जो हमारा हार्ट है उसका क्या फंक्शन होता है, न कि फील करना बल्कि हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करना, ठीक है, ये इसका एक प्रोफेशनल वर्क होता है, ठीक है। ये हमारे बॉडी उसकी हमारे हार्ट की एनाटोमी और फिजियोलॉजी क्या होती है, यहाँ पर वो पढ़ोगे आप। स्ट्रक्चर क्या होती है, पोल्मोनरी कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, कार्डियक साइकिल क्या होती है। आपको पता ही होगा हमारी बॉडी में एक सिस्टम के अकॉर्डिंग ही ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है, ठीक है, वही हमारी कार्डियक साइकिल है। जैसे कि हम बताएं आपको, जो हमारी पोर्मोनरी आर्टरी है, पोर्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसमें हमारा इनप्योर ब्लड पाया जाता है। नहीं तो आपको पता ही होगा कि जितनी भी आर्टरी है सभी आर्टरीज में क्या होता है, प्योर ब्लड होता है, बट पोल्मोनरी एक ऐसी आर्टरी होती है जिसमें अनप्योर ब्लड रहता है, अनप्योर ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। इसके थ्रू हमारे हार्ट में ब्लड जाता है, और फिर पोर्मोनरी वैन के थ्रू जो हमारा हार्ट है वो क्या करता है, ब्लड को प्योर होने के लिए लंग्स में भेज देता है, फिर ठीक है, फिर लंग्स से ब्लड प्योर होने के बाद आता है, फिर हमारी बॉडी में जाता है, ठीक है, ये छोटा सा एक प्रोसेस होता है। ब्लड प्रेशर आप जानोगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। बेसिकली जिस प्रेशर से आपकी नसों में ब्लड फ्लो करता है, ब्लड बहता है, उसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहा जाता है, कोई रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, उसकी एनाटोमी क्या होती है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, ये आप सभी चीजें सीखोगे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर अपने लंग्स के बारे में सीखोगे, ठीक है, लंग्स के बारे में जानोगे कि लंग्स की क्या स्ट्रक्चर होती है, उसकी फंक्शनिंग क्या होती है, गैस एक्सचेंज कैसे होता है, यहाँ पर लिखा भी गया है, रेगुलेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज डेफिनेशन, ठीक है। और देन आप पढ़ोगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। सिंपली हमारा जो हम खाना खाते हैं वो किस तरह से हजम होता है, हमारी बॉडी को उसे कैसे एनर्जी मिलती है, ये सभी चीजें आप यहाँ पर सीखोगे। नेक्स्ट आप सीखोगे स्केलेटल मसल्स के बारे में। आपको बता दें मसल्स थ्री टाइप्स की होती हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, इन्हें हम ऐसे बोल सकते हैं
वॉलेंट्री मसल्स हो गए, इनवॉलेंट्री मसल्स, कार्डियक मसल्स हो गए। ठीक है, कुछ इस टाइप से बोलेंगे तो आपको आसान लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, थोड़ा सा हम अपने दिमाग के बारे में यहाँ पर पढ़ लेंगे। ठीक है, सेरेबेलम क्या होता है, ये देखिए हमारा सेरेबेलम है जो हमारे दिमाग का सबसे बड़ा पार्ट होता है। सेरेबेलम क्या होता है, हमारे दिमाग का जो 5% हिस्सा होता है वो सेरेबेलम कहलाता है। माइल्ड ब्रेन क्या होता है, इसमें टू क्या आते हैं, हाँ इसमें टू, और कैसे कह सकते हैं आप, टू सब ऑर्गन आते हैं। एक तो हमारा पोर्न हो गया और दूसरा क्या हो गया हमारा इसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया। ठीक है, हमारे ब्रेन के दो छोटे से हिस्से आते हैं इसमें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसके बारे में बात कर रहा था मैं। ठीक है जी, और गैंग्लिया। ठीक है, यहाँ पर हम उन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन के बारे में, और आपको इसमें पढ़ तो बहुत मजा आने वाला है कि हमारे जो आगे हैं वो किस तरह से काम करती हैं, आई क्या होती हैं, हमारे ईयर, स्किन, टंग और नोज। ठीक है, इनकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ोगे, बहुत आसान है, तो कुछ ज़्यादा ही आसान हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम के बारे में, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर फंक्शनिंग क्या होती है ये पढ़ोगे आप, ये बहुत आसान है आपके लिए। नेक्स्ट आप पढ़ोगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स के बारे में आप यहाँ पर पढ़ोगे, और आप लास्ट में पढ़ोगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जो आपका फेवरेट भी होगा। ठीक है जी, बस इतना ही हमारा सब सिलेबस होता है HAP का, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। देन हमारा सिलेबस आता है सोशल फार्मेसी का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोशल फार्मेसी हमारा ऐसा सब्जेक्ट है, सिखाता है कि हमें लोगों से किस तरह से कनेक्ट करके रखना है। ठीक है, थोड़ी बहुत आप यहाँ पर क्या सीखते हो और थोड़े बहुत बीमारियों के बारे में पढ़ते हो। देखिए यहाँ पर कोर्स का थोड़ा ऑब्जेक्टिव लिखा भी गया है, दिस कोर्स विल डिस्कस अबाउट बेसिक कंसेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। ठीक है, यहाँ पर पब्लिक हेल्थ के ऊपर थोड़ा डिस्कस किया जाता है, हेल्थ केयर के ऊपर डिस्कस किया जाता है, हेल्थ एजुकेशन के ऊपर डिस्कस किया जाता है सोशल फार्मेसी में। और भी देखो, और हम क्या डिस्कस करते हैं, डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग के ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के ऊपर डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या इंपॉर्टेंस है, उन सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं। आपने देखा भी होगा जो भी मिल्क आते हैं, आर्टिफिशियल मिल्क आते हैं, फॉर एग्जांपल सिलीमैक हो गया, तो उन पे एक चीज़ लिखी होती है कि माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम है। ठीक है, वो क्यों लिखी होती है, वो ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर लिखी जाती है। और आप सभी को एक चीज़ पता भी होना चाहिए कि बर्थ से लेकर 6 महीने तक, यानी कि बच्चे के जन्म से लेकर उसे 6 महीने तक ना सिर्फ मदर का दूध ही पिलाना चाहिए, वो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। राइट, बस बहुत ही आसान सिलेबस है इसका। तो ये हमारा डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। आपने सभी चीज़ें अच्छे से समझी होगी और सभी चीज़ें अच्छे से जानी होगी। तो कमेंट में एक चीज़ जरूर बताइएगा कि आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सिलेबस कैसे लगा। वैसे मैं आपको बताऊं अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग तो बहुत आसान सिलेबस है फार्मेसी का, जो हमारा डी फार्मा फर्स्ट ईयर है उसका फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है बहुत आसान है। फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस भी बहुत आसान है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सिलेबस भी बहुत आसान है। हाँ, मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट्री है उसका सिलेबस थोड़ा लेंदी है, थोड़ा बड़ा है, बट आसान बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसे टेक्निकल वे में पढ़ेंगे तो बहुत आसान है। और आपको दूसरी चीज़ बता दें, जो हमारा सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट है ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, फार्मास्यूटिक्स भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, और फार्मा कोग्नोसी भी थ्योरेटिकल है, HAP भी थ्योरेटिकल है। बट जो हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है ये हमारा एक टेक्निकल सब्जेक्ट होता है। ठीक है जी, इसे अगर आप साइंटिफिक वे में पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये हमारा एक छोटा सा सिलेबस था डी फार्मा फर्स्ट ईयर का, जो आपको पूरे साल पढ़ना है, एक दिन में बिल्कुल नहीं पढ़ना, थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ना है। और उम्मीद करेंगे कि ये सिलेबस आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सिलेबस पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।